नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। ओके, तो देखिए हमारे चैनल पे जो है कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनकी क्लासेस रेगुलरली चलती रहती है। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2020-22 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ओके, तो जो बच्चे टीजीटी कॉमर्स के लिए या पीजीटी कॉमर्स के लिए इस बारी अपीयर होंगे, ओके, तो उनके लिए देखिए कॉमर्स की स्पेशल क्लासेस क्रैश कोर्स के रूप में मैं सारे बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगा जो स्पेशली कॉमर्स के बच्चे हैं। ओके, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड मिलती रहेगी। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग देखिए हमारी जो आज की सबसे पहली क्लास होगी वो देखिए पार्टनरशिप अकाउंट्स की होगी। पार्टनरशिप अकाउंट देखिए आपका टीजीटी कोर्स का भी सिलेबस है और पीजीटी कोर्स का भी, मतलब टीजीटी का भी आपका सिलेबस है और पीजीटी का भी सिलेबस है। ओके, तो कॉमर्स की देखिए इसी तरह रेगुलर हमारी क्लासेस चलेगी एज ए क्रैश कोर्स के रूप में। तो आज देखिए पार्टनरशिप अकाउंट की हम लोग जो थ्योरी है, ओके, जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी पे आज हम लोग देखिए सारी की सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप की जो A to Z थ्योरी है वो थ्योरी हम लोग इसमें कवर करेंगे। और थ्योरी कवर जैसे हो जाएगी फिर उसके बाद से देखिए हम लोग इसको MCQ के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं कॉमर्स के टीजीटी और पीजीटी के लिए, उसी तरह वो सारे टॉपिक्स मैं आपको लोगों के लिए लाऊंगा, थ्योरी और MCQ दोनों के फॉर्म में। तो आज उसी से संबंधित देखिए हमारी पार्टनरशिप अकाउंट की क्लास है, तो जिसकी थ्योरी हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के एस्पिरेंट के बीच में आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि कॉमर्स के एस्पिरेंट के लिए फ़ायदा हो सके। ठीक, तो चलिए यही एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी है कि हमारी क्लासेस पे देखिए कॉमर्स से रिलेटेड सारी की सारी प्रिपरेशन प्रॉपरली चलती रहती है। तो इसीलिए कॉमर्स वाले बच्चे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और हम लोगों से जुड़ जाए, क्योंकि कॉमर्स की ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसमें आपको A to Z प्रिपरेशन करा दी जाए, थ्योरी और MCQ, थ्योरी एंड MCQ दोनों के माध्यम से। ओके, तो इसीलिए इस चैनल से जुड़ जाइए आप लोग और डेली का डेली टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस को आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट की आज थ्योरी की क्लास शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, एक्चुअली देखिए मैंने वीडियो को ज्वाइंट कर करके बनाया हुआ है, तो इससे देखिए बीच में कहीं आपको हो सके ग्लिच मिल जाए, या ग्लिच के साथ ही साथ देखिए कहीं हो सकता है कि रुकावट आ जाए, तो इसीलिए उसको इग्नोर करिएगा आप लोग और वीडियो आप लोग अच्छे से बस देखिएगा। क्लियर, और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि थ्योरी आप लोग अच्छे से नोट कर सके। और बाकी मैं PDF देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो उन सारी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर टेलीग्राम का चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी कॉमर्स की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला टॉपिक देखिए हमारा है पार्टनरशिप। ओके, तो चलिए पार्टनरशिप की क्लास शुरू करते हैं। चलिए पार्टनरशिप हम लोग शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहीं से MCQ का तैयार हो गया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। MCQ यहाँ से देखिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है। ओके, तो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि जो फर्म पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप देखिए क्या बोलते हैं, एक आपका जो पर्सन्स का समूह होता है उनके बीच में देखिए प्रॉफिट शेयर करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यह बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स द्वारा मिलकर चलाया जाएगा या उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति के उनके बिहाफ में किसी एक व्यक्ति द्वारा इस फर्म को चलाया जाएगा, वही आपका पार्टनरशिप कहलाता है। ओके, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए प्रारंभ होते हैं और वह एक निश्चित रेशियो से अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं, ठीक, तो वही आपका पार्टनरशिप कहलाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, आइए देख लेते हैं कि यहाँ से देखिए MCQ डेफिनेटली बनते हैं, तो अच्छे से आप लोग कॉपी पेन नोट करके बैठिएगा, क्योंकि द मिनिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म शुड बी 2, यानी कि कम से कम एक फर्म को चलाने के लिए मिनिमम 2 लोग होने ही चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट,
मैक्सिमम नंबर जो है डिफाइंड नहीं है, बट यहां देखिए सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या नियम बनता है, प्रोवाइड्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस कैन बी 10, यानी कि अगर आपका जो बिजनेस है वो बैंकिंग का कार्य करता है, ठीक, आपका जो व्यापार है वो बैंकिंग का है, तो उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्लियर। एंड नॉन बैंकिंग बिजनेस अगर आपका है तो मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं, याद रखिएगा, बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10 मेंबर और नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 20 मेंबर्स, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ओके। एंड फॉर अ प्रोफेशनल्स गवर्न्ड बाय ए स्पेशल एक्ट द नंबर कैन बी 100, क्लियर। और कोई ऐसा प्रोफेशनल्स जो आपका गवर्नड हो, मतलब रेगुलेटिंग हो किसी स्पेशल एक्ट द्वारा, उसमें मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये था आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड। डीड यानी कि एग्रीमेंट। आइए देखते हैं क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड, पहले इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि देखिए पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से संबंधित आपके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं, ओके, कि कितना प्रॉफिट बांटना है, कितने पार्टनर्स होंगे, फर्म कैसा कंपनी कार्य कर रही है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है, एवरीथिंग, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उस पार्टनरशिप डीड में लिखे होंगे, क्लियर। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाई ऑल पार्टनर्स। ये देखिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे सारे के सारे पार्टनर का सिग्नेचर होता है, क्लियर। नाउ व्हाट इफ, अगर पार्टनरशिप डीड कंपनी में हो ही ना, तो यहां से एमसीक्यू देखिए डायरेक्ट पूछता है, तो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर। देखिए रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ, जब पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंस होगी ही नहीं, तब क्या क्या नियम काम करेगा। तो देखिए जो शेयर्स होगा प्रॉफिट और लॉस का, उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं होगा, देखिए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को देखिए लोन देता है तो उसको देखिए 6% पर एनम के रेट से हम लोग इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, तो कोई भी रेमुनरेशन किसी भी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो याद रखिए जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, जब आपकी कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा देखिए वो बराबर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग लेंगे ही नहीं, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो देखिए उस लोन पे हम लोग 6% के रेट से ब्याज उसको देंगे। और किसी भी पार्टनर को अगर रेमुनरेशन की बात आएगी, लाइक सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ओके। तो ये नियम था, यहाँ इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस परीक्षा में आप लोगों को दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेट अ सेकेंड। जी अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर पार्टनरशिप, तो आइए इसका देख लेते हैं कि लेखांकन किस प्रकार से होता है पार्टनरशिप का। तो द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर एंड द फर्म, ओके। तो देखिए कौन कौन से आपके अकाउंट तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए क्या होता है ये, दिस अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह अकाउंट देखिए आपका बढ़ा हुआ रूप एक्सटेंशन है किसका, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है उसका। एंड इज प्रिपेयर टू शो हाउ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन एप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स, ओके। और यह आपको बताता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसको किस प्रकार से एप्रोप्रिएट किया गया है पार्टनर्स के बीच में, क्लियर। क्योंकि देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है या कैपिटल या ड्राइंग होता है, क्लियर, तो सारा का सारा देखिए एडजस्टमेंट इसी में करना पड़ता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज। पहला तो देखिए आपका था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए आपका है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें क्या, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म
आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म थ्रू दियर कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर, यानी कि पार्टनरशिप में जितने भी आपका क्या बोलते हैं पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे, क्लियर, फर्म की बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, देयर आर टू मेथड्स विच एवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी मेंटेन। दो प्रकार से देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है। यहां से भी देखिए एमसीक्यू तैयार हो गया कि कितने प्रकार से कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है, तो दो प्रकार से आपका तैयार किया जाता है। सबसे पहला देखिए कौन सा होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, सबसे पहला अकाउंट है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो अंडर दिस मेथड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स रिमेन फिक्स्ड unless additional capital is introduced or a partner of a capital is withdrawn. Clear? Two accounts are required to maintained under this method. सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। जब आपका देखिए पहले मेथड में कैपिटल फिक्स्ड होगा, क्लियर, तो फिक्स्ड में देखिए आपका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपका कैपिटल देखिए क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा, रिमेन फिक्स्ड, अनलेस जब तक आपका इसमें कोई एडिशनल कैपिटल एड ऑन ना हो जाए, इंट्रोड्यूस ना हो जाए, या कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ ना कर ले। क्लियर, इसके लिए देखिए दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, इसमें कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट देखिए फिक्स्ड होता है और करंट अकाउंट आपका फ्लक्चुएटिंग होता है। तो फिलहाल फ्लक्चुएटिंग यहाँ पे अलग से आपको समझाया गया है, तो ये याद रखिएगा। तो एक तो आपका होगा फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें देखिए क्या होता है, अंडर दिस मेथड सिर्फ एक खाता बनाया जाता है जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट ही बोलते हैं। इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसमें देखिए जितने भी इसमें देखिए बस कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी हमारा बैलेंस देता है, जितना भी हमारा बैलेंस देता है उस बैलेंस को कैपिटल में बस ब्रॉट डाउन करेंगे और फिर उसको मतलब बैलेंस बीडी करके बैलेंस सीडी कर देंगे, दैट्स इट। और जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे लाइक गुडविल देना लेना या प्रॉफिट शेयर करना, वो सब कुछ आपका करंट अकाउंट में किया जाएगा, फिर इसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग में सारा का सारा ट्रांजैक्शंस देखिए एक ही अकाउंट्स में होगा, वो होगा कैपिटल अकाउंट में। इसी में हम लोग बैलेंस को कैपिटल के ब्रॉट डाउन करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, रिजर्व होगा रिजर्व बांटेंगे, कुछ भी दिया होगा सबका सब ट्रांजेक्शन इसी में करके इसी का बैलेंस इसी में क्लोज कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्यूटेड एट एन अग्रीड रेट विथ रेफरेंस टू द टाइम दैट कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। यानी कि जो हम लोग कैपिटल पर पूंजी पर ब्याज देते हैं वो देखिए अग्रीड रेट, जो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जो डीड होती है, उस डीड के हिसाब में जितना लिखा हुआ है, जितना परसेंट भी रेट 6% 8%, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं कैपिटल पर। ये देखिए आपका टाइम के हिसाब से आपका कैपिटल कितना टाइम आपके बिजनेस में रहा है उस हिसाब से देखिए प्रोवाइड कराया जाता है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहाँ से देखिए एमसीक्यू डायरेक्ट तैयार हो गया कि इंटरेस्ट जो होता है वो किस बैलेंस पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का होता है उस पर प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारे की पॉइंट्स है, इसीलिए वीडियोस को स्किप मत किया करिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग समझा करिए, क्योंकि इसी तरह से अगर आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते होंगे तो देखिए जो की पॉइंट्स होते हैं वो छूट जाएंगे। फिर जब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो वही चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, और जब नहीं आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ गलती करेंगे तो परीक्षा में भी गलती करके आएंगे। तो अपन लोग को गलती नहीं करनी है, अपन लोगों को गलतियों से सीखना है। दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कोर कर सकें अच्छे मार्क्स। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है हमारा। ओके, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग माइनस शेयर्स ऑफ प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक, तो याद रखिएगा ये सारा एक ही फॉर्मूले में आ रहा है, ये नहीं कि अलग अलग समझ लीजिएगा। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, इसको मैं एक बॉक्स में डाल दूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले रहे होंगे तो अच्छे से ले सकें। तो ये फॉर्मूला देखिए हमारा निकल कर आएगा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू, ठीक, तो ओपनिंग बैलेंस बराबर क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग माइनस शेयर्स ऑफ प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो आइए आपको नीचे कुछ केसेस दे रखे हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजन उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस देखिए क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट एज टू इट्स ट्रीटमेंट एज चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन। ओके,
तो यानी कि देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करा रहे हैं कैपिटल पे, बट ये साइलेंट है इसका ट्रीटमेंट, मतलब इसको कहीं बुक्स में शो नहीं किया जा रहा है। तब ये क्या होगा, देखिए आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है हमारे। तो देयर मे बी 3 प्रोबेबल कंडीशंस, 3 प्रोबेबल कंडीशंस बनेंगी। इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। सब देखिए की पॉइंट्स हैं, यहां से आप लोगों को देखिए परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट हो, क्लियर, तो लॉस अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, सीधे आपसे पूछ सकता है। तो उसकी देखिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी, इंटरेस्ट हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को देखिए हम लोग कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसलिए ध्यान से आप लोग करिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपरली बनाइएगा। और दूसरा केस देखिए क्या कह रहा है आपसे, सॉरी तीसरा केस, इन केस ऑफ एडुकेट प्रॉफिट, ये इन एडुकेट प्रॉफिट था, ये एडुकेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द अग्रीड रेट एंड एक्सेस प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट जो होगा आपका वो जिस रेट से हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में तैयार किया था उस रेट से हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, और जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से भी बांट लेंगे। तो इन एडुकेट कैपिटल प्रॉफिट में क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एडुकेट केस में क्या होगा कि पहले हम लोग इंटरेस्ट जो अलाउ किया जाएगा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उस हिसाब से बांट देंगे, और जो एक्सेस प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा। क्लियर, ये सब देखिए एमसीक्यू प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग एक एक पॉइंट कवर करते चलिएगा। आगे आते हैं हम लोग। जी, दूसरा पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट इज अ चार्ज। क्लियर, तो जब आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड करेगा कि इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग तब हर परिस्थिति में देंगे भले आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, जब आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड। क्लियर, तो ये देखिए हम लोगों का कुछ केसेस थे और उससे संबंधित प्रोविजंस थे, तो उसको अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से बहुत अच्छे से एमसीक्यू के क्वेश्चंस फॉर्मेशन करता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये मेरा पहला टॉपिक आ गया पार्टनरशिप का। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ मोड ऑफ reconstitution of firm, because with the admission of a partner existing agreement comes to an end and new agreement among all partners come into effect। यानी कि जब फर्म में, एक सेकेंड, हाँ, जब फर्म में किसी नए पार्टनर की एंट्री होती है तो हमारा देखिए जो पुराना एग्रीमेंट होता है ना, जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे, क्लियर, ए एंड बी, इनके बीच में देखिए जो पार्टनरशिप डीड बनी होगी, क्लियर, ये पार्टनरशिप डीड इन लोग की चल रही होगी, लेकिन अब देखिए एक नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, मतलब सी आ रहा है, क्लियर। तो अब देखिए जो नए पार्टनर होंगे वो ए होगा, बी होगा एंड सी होगा। तो जो ए और बी के बीच में डीड बनी थी ना, ये डीड कैंसिल हो जाएगी, क्लियर। अब ए बी सी के बीच में, तीनों के बीच में एक न्यू डीड बनेगी, यही आपका होता है एडमिशन के समय। यानी कि पुरानी डीड देखिए खत्म हो जाती है और फिर जब नया पार्टनर आता है तब एक नई डीड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। Section 31 of Indian Partnership Act provides that a new partner can be admitted into firm only with the consent of all partnership deed। यानी कि सेक्शन 31 के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, कोई पार्टनर तभी फॉर्म में एंटर कर सकता है जब उसका जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो पार्टनरशिप डीड में दिया हो, क्लियर। एडमिशन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक, तो जब एक पार्टनर फॉर्म में एंटर होता है तो देखिए क्या क्या चीजें हम लोगों को अपने खातों में एडजस्ट करनी पड़ती है, क्या क्या एडजस्टमेंट होती है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखी होती है गुडविल की। सब जानते हैं क्योंकि मान लीजिए ए और बी बेचारे दो पार्टनर थे, अच्छे से अपने बिजनेस को बनाए, बहुत अच्छा बिजनेस रेप्यूटेशन अपना बना लिया, यानी कि फर्म की गुडविल अच्छी हो गई। अब सी आएगा, बस मलाई खाएगा, मलाई खाएगा तो ऑब्वियसली ए और बी गुस्सा होंगे। तो ए और बी जब गुस्सा होंगे आपके, तो इसीलिए सी क्या करेगा, कहेगा ठीक है भाई, तुम लोग जितना रेप्यूटेशन बना रहे हो उसका पैसा मैं अलग से आपको दूंगा।
तो उस रेप्यूटेशन का पैसा यानी कि जो उस गुडविल का पैसा दिया जाता है उसकी भी देखिए हमको क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो देखिए द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड रिलेटिंग टू गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर। तो सबसे पहला देखिए गुडविल पेड प्राइवेटली, यानी कि गुडविल जब आप प्राइवेटली पे करेंगे, मतलब कि एक बैग पैसा लेकर आए और ए और बी को चुपके से दे दिए, किसी को पता ही नहीं चला। तो जब किसी को पता ही नहीं चला तो ऑब्वियसली बुक में एंट्री नहीं होगी। इसीलिए देखिए जब गुडविल प्राइवेटली पे किया जाएगा तो उसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती है। इस सब एमसीक्यू पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूं, तो इसीलिए ध्यान से इस सब पॉइंट्स को नोट करिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते। दूसरा पॉइंट देखिए गुडविल विल ब्रॉट इन कैश, जब गुडविल का पैसा कैश में लाया जाएगा तब क्या एंट्री होगी। तो फॉलोइंग 2 एंट्रीज आर पास, यानी कि देखिए जब भी गुडविल का पैसा कैश में लाएंगे हम लोग तो 2 एंट्री हम लोग को पास करनी पड़ेगी। सबसे पहला कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लियर। तो बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, अब इस गुडविल को क्या करेंगे, जो आपके ओल्ड पार्टनर होंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मतलब वही ओल्ड पार्टनर जो होंगे वो अपना गुडविल बांटेंगे ए और जैसे एक सेकंड, जैसे मान लीजिए ए और बी आपके पुराने पार्टनर थे क्लियर, सी एंटर हो रहा है, ये सी न्यू पार्टनर है। तो सी देखिए जो गुडविल का पैसा लाएगा क्लियर, उसको ए और बी बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। क्योंकि इन्होंने देखिए अपने प्रॉफिट को देखिए मान लीजिए 1:1 में बांट रहे थे, यानी कि ए का भी हिस्सा देखिए 1/2 और बी का भी हिस्सा 1/2। लेकिन सी आ गया तो मान लीजिए अपना प्रॉफिट तब पर भी इक्वली बांट रहा है, लेकिन अब इनका रेशियो देखिए जो हो जाएगा वो ए का 1/3 हो जाएगा, बी का भी 1/3 हो जाएगा और सी का भी 1/3 हो जाएगा। यानी कि 1/2 से देखिए इनका प्रॉफिट 1/3 हो गया, तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट कम हो गया ना। तो जब भी प्रॉफिट के बदले हम लोग मतलब प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी नए पार्टनर के लिए तो उसके लिए हमको गुडविल मिलता है। तो इसीलिए देखिए जो गुडविल होता है हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली, फिक्स इट इन योर माइंड ओके। जब भी एडमिशन के समय हम लोग जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नए पार्टनर द्वारा लाए गुडविल को बांटते हैं। तो ये तो पहली एंट्री थी फिलहाल। दूसरी एंट्री, हाँ सॉरी दोनों हो गई, ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो जब कैश में लाएगा तब। अब नेक्स्ट देखिए गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी कि जो देखिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जो गुडविल मिल रहा था जब वो लोग फर्म से उसको विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्लियर। और गुडविल नॉट, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड, हाँ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, यानी कि जब गुडविल को आपको कैश में नहीं लाया जाएगा तब क्या एंट्री पास होगी वो आपको बताना है। याद रखिएगा जब गुडविल आपका कैश में नहीं लाया जाएगा क्लियर, तब देखिए जो उसकी एंट्री पास होगी, वेट अ सेकेंड, जब गुडविल आपका कैश में नहीं लाया जाएगा तब उसकी एंट्री देखिए क्या पास होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, होल्ड ऑन, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्लियर। यानी कि इसकी एंट्री देखिए जैसे मान लीजिए मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल दिया था, सी नया पार्टनर आ रहा था तो इसकी एंट्री देखिए होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मान लीजिए ए और बी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे तो इसीलिए टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये होती है आपकी एंट्री क्लियर। यानी कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल पांचवें केस में देखिए क्या होता है, गुडविल ब्रॉट इन काइंड, अगर किसी चीज के रूप में गुडविल लाया जा रहा है मतलब कैश के रूप में गुडविल ना लाया जाए तब क्या एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री देखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लियर। और छठवां पॉइंट देख लीजिए एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन डेबिट बुक्स रिटर्न ऑफ, अगर जैसे मान लीजिए आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखा था क्लियर, अभी सी का एडमिशन हुआ नहीं है, सी के एडमिशन के पहले जो आपने देखिए बैलेंस शीट बनाया था उसके एसेट साइड में देखिए तो एक गुडविल दे रखा था, मान लीजिए अगर वो गुडविल दे रखा है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है आपकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्लियर, ये आपकी एंट्री पास होती है। तो ये आपका देखिए गुडविल से संबंधित सारे के सारे एंट्रीज ट्रीटमेंट थी जिसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है।
अब एक नोट है, वो नोट्स आइए देख लेते हैं हम लोग। नोट्स क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्टेट्स दैट इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट्स। यानी कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से जो गुडविल आपका इंटरनली जनरेट हुआ है, ओके, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये सब देखिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है आपका, वो तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल था। अब ये देखिए प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि अब एडमिशन में सबसे पहला तो देखिए हम लोग गुडविल ट्रीटमेंट कर लेंगे। गुडविल ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, वेट अ सेकेंड, तो देखिए इट इज प्रिपेयर टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लाइबिलिटीज। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू एसेट्स की वैल्यू होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू होती है उसका रीवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। द बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है, ठीक, उस बैलेंस के अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। क्लियर। तो इसमें देखिए नियम क्या कहता है एक्चुअली, जब आपका याद रखिएगा एसेट्स इंक्रीज करेगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक, तो एसेट्स देखिए जब भी इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। उसी तरह जब आपका एसेट्स देखिए डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि एसेट्स जब इंक्रीज किया तो क्रेडिट, एसेट्स जब डिक्रीज किया तो आपका डेबिट। उसी तरह देखिए जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, याद रखिएगा जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, क्लियर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो सिंपल सी चीज याद रखिएगा, जब जब आपको नुकसान होगा आपके एसेट्स पर तो वो हमेशा डेबिट होगा, जब जब आपको फायदा होगा आपकी लाइबिलिटी पर तब तब वो क्या होगा, डेबिट, क्रेडिट सॉरी। क्योंकि आपकी देखिए जब एसेट्स घटेगी तो ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल भी घटेगा, और वर्किंग कैपिटल देखिए घटेगा तो आपको नुकसान होगा, तो इसीलिए देखिए डिक्रीज। लेकिन जैसे जैसे देखिए आपका लाइबिलिटी घटेगा, तो लाइबिलिटी घटेगा तो ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, तो जब वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो देखिए आपको फायदा होगा। इसीलिए देखिए लाइबिलिटी का जो डिक्रीज अमाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट। उसी तरह अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो कर देंगे, और उसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। और जो इसका बैलेंस आएगा, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है, उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्लियर, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। यानी कि जो भी अगर मान लीजिए ओल्ड बैलेंस शीट में आपका कोई रिजर्व दे रखा है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है, रिजर्व कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, कुछ भी रिजर्व दे रखा हो, क्लियर, तो ये सब का सब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। दीज आर टू बी क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि ये सारा का सारा अमाउंट देखिए क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए ए और बी आपके ओल्ड पार्टनर्स है, तो इनका जब कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, क्लियर, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख के क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट होगा इनको बस बांट देंगे, और सी जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर डेबिटेड टू पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और मान लीजिए पास्ट में अगर कोई लॉस हुआ था फर्म को, तो उसका जो लॉस होगा वो देखिए डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व को जैसे देखिए बांट ले रहे थे, तो उसी तरह पीएल अगर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट यानी कि प्रॉफिट में है, तो उसको भी देखिए हम लोग बांट लेते थे। लेकिन अगर लॉस होगा तो उस लॉस को देखिए सिमिलरली डेबिट में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। क्लियर। रिटायरमेंट और death of a partner, तो retirement or death of a partner is also one of the method of reconstitution of firm when old partnership comes to end and a new one comes into existence among remaining partners. A partner may retire from the firm. अब ये कुछ circumstances में वो रिटायर हो सकता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, जैसे मान लीजिए आपके 3 पार्टनर थे, एक ए था, एक बी था और एक सी था, क्लियर, 3 पार्टनर थे, बट किसी रीजन की वजह से बी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो देखिए रिटायर कहलाएगा, और अगर बी की डेथ हो जा रही है तो देखिए डेथ कहलाएगा। तो दोनों केसेस में देखिए बी जा ही रहा है, तो बचेगा कौन, ए और सी बचेंगे।
क्लियर। तो देखिए जो पुराना इनके बीच में डीड बना था, एग्रीमेंट बना था, वो डीड क्या होगा, जैसे ही एक पार्टनर फर्म छोड़कर जाएगा, भले वो रिटायर हो रहा है और डेथ हो रही है, तो पुरानी डीड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे, देखिए ए और सी रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा, एक न्यू डीड बनेगी, उसके हिसाब से फर्म सारा का सारा ऑपरेशन करेगी। क्लियर। अब यहां पे देखिए कि अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब क्या किस किस केसेस में, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू द दैट इफेक्ट, अगर कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता हुआ है तो उसके हिसाब से वो रिटायर हो सकता है। दूसरा, इफ ऑल पार्टनर गिव कंसेंट टू द रिटायर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि सारे के सारे पार्टनर मिलकर अपनी एक सहमति बना ले कि नहीं हमको एक पार्टनर को रिटायर करना है, तब उस केसेस में हो सकता है। इफ द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिवन अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ हिज और हर डिसीजन टू रिटायर, यानी कि पार्टनर खुद से एक रिटर्न नोटिस दे दे कि भाई मैं रिटायर होना चाह रहा हूं फर्म से तो वो खुद एक रिटर्न नोटिस दे सकता है और उस रिटर्न नोटिस के थ्रू वो रिटायर हो सकता है। तो ये आपका देखिए इन सम सर्कमस्टेंसेस में एक रिटायरमेंट हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ती है, हमको गुडविल एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए होता क्या एक्चुअली, मैं ये बता दूं आपको। जैसे अभी देखिए मैंने आपको यहां बताया कि ए और बी, ए बी सी देखिए तीन पार्टनर थे। ए अब बी फॉर्म छोड़कर चला जा रहा है या डेथ हो जा रही है उसकी, तो अब बचेगा पार्टनर कौन, ए और सी। तो देखिए ए बी का जो प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए पहले ये तीनों 1:1 यानी कि इक्वली प्रॉफिट बांट रहे थे, यानी कि सब पार्टनर्स का शेयर देखिए 1/3 आ गया। लेकिन अब मान लीजिए इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/1 हो जा रहा है, तो अब देखिए इनका पार्टनर शेयरिंग रेशियो 1/2 आ जाएगा, यानी कि देखिए पार्टनर अब गेन कर रहा है। तो याद रखिएगा जब भी रिटायरमेंट और डेथ होती है ना, तो जो ओल्ड एग्जिस्टिंग मतलब न्यू पार्टनर बचते हैं वो हमेशा गेन करते हैं, इसीलिए हम रिटायरमेंट और डेथ के समय गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो उस गेनिंग रेशियो के हिसाब से देखिए हमारा गुडविल एडजस्ट होता है। याद रखिएगा जब रिटायरमेंट और डेथ की केस होगी तो जो हमारा गुडविल होगा वो गेनिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो अब आइए इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू हिम, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है सबसे पहले उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो इसकी एंट्री देखिए क्या होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, करंट या कैपिटल अकाउंट। यानी कि देखिए सिंपल सी चीज है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री हमारी होती है। यानी कि जो पार्टनर बच जाएंगे वो और जो रिटायर हो रहा है वो। ठीक, तो इनका देखिए जो गुडविल हम लोग शेयर कर लेंगे वो हमेशा, बार बार कह रहा हूं किस रेशियो में करेंगे, गेनिंग रेशियो में करते हैं। क्लियर। देखिए यहां लिखा है बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कंटिन्यूड बाय पार्टनर्स, कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। ठीक, और गेनिंग रेशियो निकलता कैसे भी आइए देख लेते हैं हम लोग। गेनिंग रेशियो का देखिए फॉर्मूला जो होता है हमारा, ये सब कॉपी पेन से लिख कर बनाइएगा आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मैं थ्योरी की कभी भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, तो थ्योरी आप लोगों को खुद से बनानी है। तो देखिए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर। तो जाकर आपका आ जाएगा गेनिंग रेशियो। ये देखिए गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए। और देखिए जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का देखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जस्ट इसी का उल्टा। याद रखिएगा एडमिशन में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और जब किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट होगी तब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर। ये सब न्यूमेरिकल्स अभी जब आप लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू तो वहां दिखेंगे, तो इसीलिए अच्छे से आप लोग सारे पॉइंट्स को देखा करिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए गुडविल ऑलरेडी डेबिटेड अपीयरिंग इन द अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ, यानी कि अगर मान लीजिए जो ओपनिंग बैलेंस शीट है या जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें एसेट साइड में ऑलरेडी गुडविल आपको शो कर दिया, तो उसको क्या करेंगे, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट देंगे। तो देखिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे।
ये एंट्री होती है। जब बैलेंस शीट, पुराने बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में गुडविल दिया होगा तो उस गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स में या सारे पार्टनर्स में बांट देंगे उनके पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो सेकंड पॉइंट देखिए, प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। तो देखिए, इट इज द प्रिपेयर इन द सेम वे एज डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जैसे एडमिशन के समय हम लोग डिस्कस किए थे उसी तरह देखिए इसमें भी बनता है। यानी कि वेट अ सेकेंड, हाँ, तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे हमारा बनता था। तो इसमें देखिए जब आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा, जैसे मान लीजिए पुराने बैलेंस शीट में आपके एसेट्स की वैल्यू, मान लीजिए आपके फर्नीचर बिल्डिंग की वैल्यू पुराने बैलेंस शीट में, वेट अ सेकेंड, एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरा स्लाइडर थोड़ा रफली चल रहा है, सो वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए जैसे मान लीजिए पुराने बैलेंस शीट में आपकी एक बिल्डिंग थी। क्लियर? एक आपकी बिल्डिंग थी। एक्चुअली देखिए स्लाइडर की वजह से थोड़ा राइटिंग ख़राब हो रही है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग देखिए आपका 1 लाख रुपए शो किया गया था। क्लियर? 1 लाख रुपए शो किया गया था, लेकिन एडजस्टमेंट से पता चल रहा है कि अब आपके जो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है वो 1,20,000 रुपये हो गई है। क्लियर? तो देखिए कितना बढ़ा, 20,000 रुपये आपका एसेट्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बिल्डिंग एसेट्स होती है, तो जब भी आपका एसेट्स देखिए इंक्रीज करेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, और जब भी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसीलिए देखिए जो चीज़ें कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होंगी उसको क्रेडिट करेंगे, जो चीज़ें कंपनी के लिए लॉस बियर कर रही होंगी उसको डेबिट करेंगे। तो देखिए जो आपका इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा, ठीक, तो वो देखिए आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह जब आपका देखिए वर्किंग कैपिटल मतलब जो आपका एसेट्स है, तो एसेट्स जब डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल भी आपका डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही देखिए जब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा तो कंपनी को लॉस होगा। तो जब देखिए एसेट्स आपका डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। जैसे देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आप सब लोग पढ़े होंगे बीकॉम में। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ देखिए जितना ज़्यादा आपका करंट एसेट्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट, और जितना ज़्यादा करंट लायबिलिटी आपकी घटेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। उसी तरह देखिए अभी जैसे मैंने बताया करंट लायबिलिटी जब आपकी घटेगी तो प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए देखिए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यही लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी, मेरा कर्जा, मेरी दायित्व तो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए देखिए वो मेरा नुकसान होगा। तो इसलिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। और कोई देखिए अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको क्रेडिट, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको डेबिट करेंगे। और फिर इससे जो प्रॉफिट, जो बैलेंस करने के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में बांट देंगे। क्लियर? यानी कि पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है तो मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि आप लोग डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो देखिए एडमिशन की तरह होता है द बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी कि देखिए जो रिवैल्यूएशन से आपका बैलेंस आता है, जैसे प्रॉफिट आया, डेबिट कम आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट कम आया तो लॉस। तो जब भी जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको देखिए पूरा ओल्ड रेशियो से सारे पार्टनर में बांट दिया जाएगा, रिटायरमेंट और डेथ की केसेस में उनके कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। इसीलिए फीडबैक जरूर आप लोग कमेंट में दिया करिए कि कैसी लगती है क्लास। जो भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी फिर मैं उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट करके आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। दैट्स वाई फीडबैक ज़रूर दिया करिए। बीकॉम के बच्चे हैं आप लोग, कम्युनिकेशन जरूर पढ़े होंगे, तो कम्युनिकेशन में देखिए फीडबैक का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड जी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पढ़ लिए, फिर रिवैल्यूएशन पढ़नी है। अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है, यानी कि पुराने बैलेंस शीट में अगर देखिए कोई प्रॉफिट और रिजर्व दिया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसको देखिए क्या करेंगे, दीज आर क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यहां से देखिए एमसीक्यू का क्वेश्चन तुरंत तैयार हो गया कि सवाल आपसे डायरेक्ट देखिए पूछ सकता है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होता है उसको रिटायरमेंट और डेथ के केसेस में क्या करते हैं। तो उसको याद रखिएगा, पुराने ऑल पार्टनर्स में जितने भी पार्टनर्स होंगे, भले उसमें रिटायरिंग पार्टनर हो, डेथ पार्टनर हो, डजंट मैटर, जितने पार्टनर है सारे पार्टनर में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। अब
पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जैसे प्रॉफिट होगा तो देखिए उसको क्रेडिट करेंगे और लॉस होगा तो उसको डेबिट कर देंगे सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशियो में। क्लियर। अब देखिए जेएलपी की बात हो रही है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन ऑन द लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि देखिए जो जेएलपी होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, वो सारे पार्टनर्स के लिए लिया जाता है ताकि कोई मर आ जाए तो भाई पैसे तो कुछ आ जाए। देयर आर 3 वे टू रिकॉर्ड दिस पॉलिसी। 3 तरह से इसको देखिए रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहला तरीका, प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, यानी कि जो हम लोग देखिए कोई भी एलआईसी लेते हैं तो उस एलआईसी का देखिए हमको हर महीने 6 महीने 4 महीने 12 महीने पे एक प्रीमियम भरना पड़ता है। क्लियर। तो उस प्रीमियम को जब हम लोग एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे तो इन दिस केस रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स इन द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू हिज और हर अकाउंट। यानी कि मान लीजिए जो सरेंडर वैल्यू है आपकी, सरेंडर वैल्यू जो आपकी है जेएलपी की, ठीक, वो मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए। क्लियर। 20,000 रुपए। तो और इसमें मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। तीनों का देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका, वो आपका मान लीजिए 6 और फिर इन दोनों का जो है 6, 3 और 1 है, 6, 3, 1 का रेशियो है। मान लीजिए बी आपका रिटायर हो रहा है, बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। क्लियर। तो जब बी रिटायर हो रहा है तो देखिए आपके जेएलपी की सरेंडर वैल्यू कितनी थी, 20,000 रुपए। तो इससे देखिए क्या करेंगे हम लोग, बी का शेयर निकालेंगे पहले। तो बी का शेयर देखिए कितना आएगा, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए 3 था, इन सबको जोड़ दिया जाता है, 6, 3, 9, 1, 10। तो 20,000 यानी कि टोटल देखिए उसकी वैल्यू आएगी 6,000। ओके। तो 6,000 उसके अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे बी के अकाउंट में। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स। और दूसरे केसेस में जब हम लोग प्रीमियम पे करते हैं तो उसको एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाए। तो जब एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे तो देखिए इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, नहीं कि जेएलपी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा जब उसको एज ए एसेट्स ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जब एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा तो याद रखिएगा हमेशा उसके सरेंडर वैल्यू को, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है उसकी, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ से जब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सॉलिड बनते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखा करिए। तीसरा पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रीमियम पेड इज ट्रीटमेंट एज एन एसेट्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ओपन। जब देखिए प्रीमियम आपका एक एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा तो जेएलपी का देखिए एक रिजर्व अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। तो शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज क्रेडिटेड टू हिज और हर अकाउंट, यानी कि जो भी आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर्स को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की बात कर रहा है अब। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जितना अमाउंट ड्यू है, बचा हुआ है। क्लियर। किसका बचा हुआ है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जितना भी अमाउंट बचा हुआ है वह जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का, जिससे पता चल सके कि फर्म में कितना अमाउंट उसका ड्यू है, कितना अमाउंट बचा और कितना रुपया फर्म को उसको भुगतान करना है। तो उसकी पेमेंट जानने के लिए हम लोग रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। तो द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज ईदर पेड इन कैश और ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो देखिए जो अभी बचा हुआ उसका अमाउंट होगा, अमाउंट ड्यू होगा रिटायरिंग पार्टनर का। क्लियर। तो उसको या तो तुरंत कैश पे करके हम लोग खत्म कर देंगे या उसके लोन अकाउंट में क्या कर देंगे, हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अदरवाइज द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट 6% पर एनम टिल द अमाउंट ड्यू टू हिम इज नॉट पेड, यानी कि अगर हम लोग देखिए लोन अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा वह 6% से, ये देखिए एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से पॉइंट, कि वह देखिए 6% से अपने जो पैसे पे जो उसका देखिए ड्यू है, जो इसका भुगतान उसको नहीं किया गया है, ठीक, तो जिसकी भी पेमेंट उसको ड्यू है, जिसका भुगतान नहीं किया गया, उस पर देखिए उसको 6% से ईयरली हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत बनता है इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर किसी पार्टनर को हम लोग लोन के रूप में भुगतान करें, यानी कि उसका पैसा ना देकर, तुरंत पैसा ना देकर बाद में पेमेंट करेंगे लोन के रूप में, तो उसमें देखिए जब तक उसका पैसा हम लोग रखेंगे अपने पास तो हमको 6% पर एनम के हिसाब से उस पर ब्याज देना पड़ेगा, जो अमाउंट ड्यू होगी। क्लियर।
एट हिज ऑप्शन ही मे टेक इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट हैव बीन अर्नड बाय द यूज ऑफ अमाउंट ड्यू टू हिम। यानी कि इस केसेस में देखिए उसको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो पैसा देखिए फर्म अपने पास रख रखी है और उस पैसे से अगर कोई प्रॉफिट कमा रही है तो उस प्रॉफिट में भी वो हिस्सा पाएगा। ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये तो सारी चीज़ें कि रिटायरमेंट की थी। अब आते हैं भाई साहब डेथ की बात। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। क्लियर, वेट अ सेकेंड जी। तो देखिए गुडविल, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर डेल्ट इन द सेम मैनर इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि जो गुडविल होगा या जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा रीवैल्यूएशन से, या जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होगा, तो जैसे रिटायरमेंट में हम लोग जैसे उसको ट्रीट करते थे उसी तरह सेम टू सेम डेथ में भी उसको ट्रीटमेंट की जाएगी। यानी कि गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ होगा उसको ऑल पार्टनर्स में, याद रखिएगा ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होगा उसको भी ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक। The amount due to the deceased partner is also calculated in the same way in the case of retiring partner। यानी कि जो deceased partner है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका देखिए जो अमाउंट ड्यू होगा, जो बचा हुआ होगा, जो उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट की जाएगी, वो भी सिमिलरली रिटायरिंग पार्टनर में के केसेस में जैसे कैलकुलेट किया जाता था उसी तरह कैलकुलेट की जाएगी। और जो इसका बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, वो उसके देखिए एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटर मतलब जो उसका वारिस होगा। क्लियर, आगे देख लेते हैं हम लोग। द फॉलोइंग एडिशनल एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अब देखिए क्या क्या एडिशनल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहला शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका फर्म के डेट का ओपन हुआ 1 अप्रैल को, क्लियर, लेकिन आपके जो पार्टनर है उसकी डेथ देखिए हो जा रही है 1 जुलाई को, तो देखिए वो बेचारा 3 महीने बाद मर गया। तो 3 महीने जितना भी कंपनी आपका प्रॉफिट कमाई थी उस प्रॉफिट का देखिए उसको शेयर दिया जाएगा 3 महीने का। ओके, तो टिल द डेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही होता है। तो इफ अ पार्टनर डाइज ऑन एनी डेट आफ्टर द बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट देखिए आपकी 31 मार्च को बनी तो ओपनिंग डेट 1 अप्रैल को हो गया, लेकिन वो मर बेचारा 3 महीने बाद रहा है। ठीक, तो किसी भी डेट को बैलेंस शीट ओपन होने के बाद मरे वो, देन हिज शेयर्स और हर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डेट ऑन द डेट बेसिस टाइम of the death on the basis of time. It may be on the basis of previous year profits. एक सेकेंड, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। क्लियर, तो ये देखिए आपका जब आपका प्रॉफिट बेसिस पे उसको हम लोग देंगे तो देखिए उसके एवरेज प्रॉफिट जितना भी कंपनी पिछले सालों में कमाई होगी उस बेसिस के आधार पर निकाल कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री देखिए क्या होगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, और दूसरा आपका देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी की ट्रीटमेंट कैसे होगी। द जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर्स ऑन द डेथ ऑफ ईदर ऑफ द पार्टनर। जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होती है तो देखिए आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। जैसे सुनते हैं ना LIC का मेन लोगो क्या है, जीवन के साथ भी जीवन, मोनोलॉग क्या है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जीवन बीत गया है भाई, तो जीवन के बाद भी तब आओ तो LIC क्या करती है, आपको आपका क्लेम देती है। तो यानी कि आपका जो प्रीमियम LIC का जो जितना प्रीमियम भरे हैं, ठीक, तो आपका जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाता है। तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगी, जब देखिए आपका प्रीमियम जो है एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा, अभी ऊपर हम लोग देखे थे। क्लियर, तो इसमें क्या करेंगे, दिस मेथड इज बीइंग फॉलोड देन डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद हिज शेयर इन द पॉलिसी अमाउंट। यानी कि जो डिकीज पार्टनर का देखिए आपका शेयर होगा किसमें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट। जब एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा तब, तो इन दिस मेथड डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी अमाउंट एंड द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। ये आइए समझा दे रहा हूँ आपको। इसमें क्या होगा, जब एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा तो मान लीजिए जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी आपकी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो देखी थी वो मान लीजिए 10 लाख की थी। क्लियर, लेकिन आपकी जो सरेंडर वैल्यू आ रही है, याद रखिएगा जो आपकी सरेंडर वैल्यू आ रही है वो आपकी 5 लाख ही आ रही है। कितनी आ रही है, 5 लाख ही आ रही है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 लाख का डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंट में जो आपका पार्टनर की डेथ हुई होगी,
क्लियर, जिस पार्टनर की डेथ हुई होगी तो उस पार्टनर के डेथ के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो भी अमाउंट आएगा इस 5 लाख पर उसको डेथ वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब आपका एसेट्स की तरह ट्रीट होगा जेएलपी और हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का एक अकाउंट भी मेंटेन करेंगे तब। तो इस मेथड में देखिए क्या होगा, डिक्रीज्ड पार्टनर जो होगा आपका उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्रेडिटेड विथ हिज शेयर इन पॉलिसी अमाउंट इफ प्रीमियम हैज़ नॉट बीन पेड एंड विथ पॉलिसी अमाउंट प्रीमियम हैज़ बीन पेड। यानी कि देखिए डिक्रीज पार्टनर की जब आपका डिक्रीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे उसके शेयर से जो आपका पॉलिसी का अमाउंट होगा वो, तो जैसे अभी जैसे यहाँ मैंने बताया पॉलिसी मान लीजिए आपकी 10 लाख की, तो 10 लाख से ही सीधे उसका प्रॉफिट जितना 10 लाख में देखिए जो डिक्रीज पार्टनर का आपका शेयर होगा प्रॉफिट का, उस शेयर्स के हिसाब से ही उसके अकाउंट में जितना भी आएगा उसको 10 लाख से दे देंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, ये अपना देखिए प्रॉफिट शेयर जो कर रहे हैं वो आपका 3:1:1 में कर रहे हैं। क्लियर, बी आपका मर रहा है बेचारा, तो इसका देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 का है, तो देखिए 10 लाख में से इंटू 1/5, क्लियर, 3 1 4 1 5, तो देखिए कितना शेयर आएगा 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपए क्या करेंगे हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। विथ इच शेयर अमाउंट एंड विथ पॉलिसी अमाउंट, जो पॉलिसी का अमाउंट होगा, पॉलिसी अमाउंट प्रीमियम हैज़ बीन पेड, तो ये तो वही चीज़ हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है हमारा। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फॉर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। दैट मीन्स जो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन में दैट मीन्स समापन, तो जो पार्टनरशिप का समापन होता है आपका, ठीक, तो ये देखिए क्या होता है आपका, इसमें देखिए सारे पार्टनर्स मिलकर फॉर्म क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्लियर, यानी कि फॉर्म के द्वारा संचालित किया जाने वाला सारा कार्य फॉर्म के पार्टनर्स के सारे पार्टनर्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब फॉर्म के पार्टनर्स के द्वारा, याद रखिएगा, फॉर्म के पार्टनर्स के द्वारा जब फॉर्म की जो ऑपरेशन से सेवाएं हैं, प्रोडक्शंस, उनको समाप्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, फॉर्म के जो अस्तित्व है उसको समाप्त कर दिया जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। इन सच अ केस, इस परिस्थिति में देखिए क्या होता है, बिजनेस ऑफ अ फॉर्म कम्स टू एन एंड, जो भी फॉर्म का बिजनेस होता है वो देखिए एंड हो जाता है, बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एसेट्स ऑफ द फॉर्म आर सोल्ड, और फॉर्म के पास जितनी एसेट्स होती है उसको देखिए बेच दी जाती है। एंड लाइबिलिटीज़ आर पेड ऑफ, और उस एसेट्स को बेचने से देखिए जो पैसे आते हैं आपके पास, उससे जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ होती है उस लाइबिलिटी का भुगतान किया जाता है। यानी कि इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में, कि फॉर्म के पार्टनर्स के द्वारा फॉर्म की जो क्रियाएं होती हैं, संचालन होता है, ऑपरेशंस होता है, बिजनेस होता है, उस बिजनेस को देखिए बंद कर दिया जाता है, जिससे फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। इससे देखिए फॉर्म का जो बिजनेस है वो एंड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फॉर्म का जो एसेट्स होता है उसको बेच दिया जाता है, और बेचने के बाद से जो पैसे आपको मिलते हैं उस पैसे से हम लोग अपने लायबिलिटी का भुगतान करते हैं। यही होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। यहाँ देखिए एक नोट्स है, उसको भी आइए देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म बट द फॉर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। यानी कि देखिए अब देखिए डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म अलग चीज़ है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है, समझ रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा फर्म यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। बट जब बात आएगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशंस में देखिए क्या होता है, जो आपका रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पार्टनर्स ये खत्म होता है, लेकिन फर्म देखिए क्या होता है, अपना बिजनेस ऑपरेट करती रहती है। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा कि आपका फर्म जो होगा वो फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू करता ही रहेगा, बट जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, नए पार्टनर्स हो सके आए या पुराने पार्टनर को हटाया जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन जब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा तो याद रखिएगा बिजनेस का डिसोल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होगा तो अपने आप पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से एमसीक्यू डेफिनेटली बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप whenever a partnership is reconstituted on admission, retirement और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि देखिए
जब भी किसी हम लोग अपने पार्टनरशिप डीड में देखिए रिकंस्टिट्यूट करते हैं, रिकंस्टिट्यूट दैट मीन्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लें या पार्टनरशिप डीड में कोई बदलाव कर रहा है तो उसको देखिए रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो अगर हम लोग अपने पार्टनरशिप में कोई रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका पुराना डीड होगा वो देखिए पुरानी डीड कैंसिल हो जाएगी, उसके बदले में नई डीड बनेगी। तो इससे क्या होगा, देखिए आपका जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, पार्टनरशिप आपका समाप्त होगा, लेकिन बिजनेस देखिए उसी तरह आपका चलता रहेगा। तो बिजनेस देखिए आपका उसी तरह फंक्शनेट करता रहेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक, उस समय क्या होगा, आपका पुराना डीड कैंसिल होकर नई डीड बनेगी। तो इससे क्या होगा, आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन बिजनेस आपका फंक्शनेट करता रहेगा। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, देखिए कितने माध्यम से हम लोग फर्म का समापन कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए आपका होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि आपसी सहमति द्वारा। तो अ फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री फॉर डिसोल्यूशन, यानी कि जब सारे के सारे पार्टनर्स तैयार हो जाए, ये अग्री एक्चुअली, जब सारे के सारे पार्टनर तैयार हो जाए कि हमको फॉर्म डिसॉल्व करना है, तब वहां पे फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। यानी कि सबसे पहला देखिए बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति द्वारा। दूसरा देखिए आपका क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो आइए देख लेते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी क्या होता है। अ फर्म में बी कंपल्सरी डिसॉल्व, किस केसेस में हो सकता है, देखिए दो केसेस है हमारे पास। सबसे पहला व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि जब सारे के सारे पार्टनर्स या एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट मीन्स कि उनकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, उनका एसेट्स कम हो जाए, क्लियर। तो आपका फॉर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स, जब याद रखिएगा, जब आपके सारे पार्टनर्स या एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो भी आपका फॉर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये सब देखिए एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर लेगा एमसीक्यू में कि बताइए फॉर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है। तो याद रखिएगा, जब सारे के सारे पार्टनर्स आपके इंसॉल्वेंट हो जाए या एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तब फॉर्म क्या होगा, कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरे केस में देखिए क्या है, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, यानी कि अगर आप गैर कानूनी बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका फॉर्म क्या होगा, कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लासेस को बस अच्छे से आप लोग एंजॉय किया करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड। जी, तो देखिए एक तो आपका हो गया था, क्या बोलते हैं, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। थर्ड देखिए हमारा है बाय नोटिस। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट हमारा, जैसे कि अभी तुरंत मैंने बताया, फर्स्ट हमारा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट था, सेकंड हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन था, थर्ड हमारा देखिए बाय नोटिस। तो इसमें क्या होता है, देखिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। यानी कि इसमें देखिए क्या होगा, आपका एक पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर्स द्वारा, ठीक, जो अन्य पार्टनर होंगे उनको रिटन में एक नोटिस दिया जाए, नोटिस देगा। मतलब याद रखिएगा कि जो एक पार्टनर होगा फर्म का, वो रिटन में एक नोटिस देगा टू द अनदर पार्टनर्स कि मैं फर्म को डिसॉल्व करने का अपना प्रस्ताव रख रहा हूँ। तो इसमें याद रखिएगा बाय नोटिस में क्या होगा कि किसी एक पार्टनर द्वारा बाकी सारे पार्टनर्स को एक रिटन में नोटिस दी जाएगी जिसमें प्रस्ताव रखा जाएगा कि मैं फर्म को डिसॉल्व करने का प्रस्ताव रख रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स, अगर कोई घटना घटित हो जाए तो कैसी घटना देखते हैं। अ फर्म में बी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कंस्टिट्यूटेड, यानी कि क्या बोलते हैं, वह समय, जिस समय में क्या बोलते हैं आपका फर्म, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब वह समय जब आपका टर्म एक्सपायर हो जाए, वह समय एक्सपायर हो जाए, विच द फर्म कंस्टिट्यूटेड, जिसके लिए फर्म का निर्माण किया गया था। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, अगर वेंचर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। वेंचर देखिए क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करने के लिए अग्री करते हैं और वह काम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उनका देखिए जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है वेंचर। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही है तो भी देखिए आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। एंड ऑन एडजुडिकेशंस ऑफ पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, और जब पार्टनर आपके इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो भी आपका फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व
हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होगी। बस हमें पांचवा देखिए आपका क्या है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन, अब देखिए कोर्ट कैसे ऑर्डर पास कर सकता है डिसोल्यूशंस के लिए। अब पार्टनर बिकम पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर आपका अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो अनसाउंड माइंड लाइक पागल हो जाए या उसका दिमाग सही से फंक्शनेट ना करे, तो वो अनसाउंड माइंड पीपल कहलाएगा। तो अगर कोई पार्टनर आपका अनसाउंड हो जा रहा है तो भी फर्म देखिए कोर्ट क्या करेगा, फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश जारी कर देगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कह रहा है, अ पार्टनर इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, यानी कि उस पार्टनर के अंदर क्षमता ही ना हो फर्म को चलाने की, तो भी कोर्ट द्वारा उसको डिसॉल्व करने का निर्णय दे दिया जाएगा। अब पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर उसको क्या बोलते हैं किसी मिसकंडक्ट की वजह से दोषी पाया जाता है तो। पार्टनर्स एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय सम पार्टनर्स, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, जो पार्टनरशिप डीड बनी है, उसका उल्लंघन कर दिया जाए कुछ पार्टनर द्वारा, तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी बाय द कोर्ट। और काउंट फाइंड्स डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, और फर्म के डिसोल्यूशंस का देखिए जो हो वो आपका क्या बोलते हैं कोर्ट द्वारा जस्टिफाई हो, कि हाँ कोर्ट ही आपको बोल दे कि नहीं ये फर्म बंद होनी चाहिए, तो कोर्ट के जस्टिफिकेशंस के द्वारा भी वो बंद हो जाएगा। क्लियर, तो ये 5 केसेस में कोर्ट द्वारा हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे के सारे थे हमारे, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली पूछता है कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बताइए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग अपना अकाउंट कैसे सेटल करते हैं इसमें, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो सेक्शन 48, इसको तो रट्टा मार लीजिएगा आप लोग, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स देखिए किस पार्टनरशिप एक्ट के किस सेक्शन से लेना देना है, 48 से। तो इसमें देखिए कैसे हो सकता है, सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो लॉसेस इंक्लूडिंग बेनिफिशियरी ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू बी फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ कैपिटल्स, एंड लास्टली बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जितना भी कंपनी फर्म का लॉसेस है उस लॉसेस को देखिए सबसे पहले राइट ऑफ कर लिया जाएगा। क्लियर, लॉसेस इंक्लूडिंग बेनिफिशियरी ऑफ कैपिटल, जिसमें देखिए कैपिटल भी इंक्लूड होगा। ये जो लॉस होगी, जैसे लाइबिलिटी साइड ही जो होती है आपकी वो लॉस होती है, और आपको पता होगा कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी साइड में ही शो किया जाता है, तो उसका देखिए पेड ऑफ करेंगे हम लोग अपने प्रॉफिट में से, और फिर देन आउट ऑफ कैपिटल, फिर कैपिटल में से, एंड लास्टली बाय पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर लास्ट में जो भी लॉसेस होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशंस ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स के साथ क्या होता है ये देखते हैं। तो एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द अमाउंट contributed by the partners to make up beneficiary of capital is applied in the following order। क्लियर, तो आइए सबसे पहला इन पेइंग फर्म्स डेब्ट्स टू द थर्ड पार्टीज, यानी कि जो एसेट्स का होगा, एसेट्स को बेचने से जो पैसे हमारे पास आएंगे उससे देखिए हम लोग कैसे कैसे क्या बोलते हैं ट्रीट करेंगे पैसों का। तो सबसे पहले देखिए हम लोग फर्म की डेप्थ को पे करेंगे जो थर्ड पार्टीज की होगी, थर्ड पार्टीज यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए इन पेइंग टू ईच पार्टनर्स प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट टू लोन, यानी कि देखिए हम लोग सबसे पहले तो अपना एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके लोन का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर क्या करेंगे, उसके कैपिटल का भुगतान करेंगे। तो याद रखिएगा लोन को प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में कैपिटल को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर, उसके बाद से क्या बोल रहा है कि बैलेंस, अगर कोई बैलेंस बच जा रहा है, ठीक, इफ एनी, अगर कोई बैलेंस बच जा रहा है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे। क्लियर, तो ये होता है आपका। फिर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्थ एंड प्राइवेट डेप्ट्स। तो फर्म्स डेप्थ देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और प्राइवेट डेप्ट्स यानी कि जो फर्म के पार्टनर्स ही फर्म को लोन देते हैं या क्या बोलते हैं पार्टनर से रिलेटेड ही वो डेप्थ होती है, तो वो प्राइवेट डेप्थ कहलाता है। लेकिन जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है वो फर्म की डेप्थ कहलाती है। तो इसमें देखिए 49 में कहा गया है पार्टनरशिप एक्ट में कि फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई इन केस ऑफ फर्म्स डेप्थ। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले फर्म्स प्रॉपरली इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्थ, यानी कि फर्म देखिए सबसे पहले क्या करेगा, अपने फर्म की डेप्थ को भुगतान करेगा। फर्म की डेप्थ यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी का भुगतान सबसे पहले वो करेगा। देन द सरप्लस लेफ्ट, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा उसके पास बचेगा
इज अप्लाइड टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट डेप्ट। फिर उसके बाद से वो जो पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के प्राइवेट डेप्ट्स का भुगतान करेगा। यानी सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटी का भुगतान होगा, फिर उसके बाद से पार्टनर्स के प्राइवेट डेप्ट का भुगतान होगा। टू द एक्सटेंट द कंसर्न पार्टनर इज एंटाइल्ड टू शेयर इन सरप्लस। और ये सारा काम करने के लिए देखिए जो पार्टनर आपका एंटाइल्ड होगा, जैसे होता है ना किसी पार्टनर को हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि जो सारा सामान बेचता है और सारा सामान फिर लायबिलिटी का भुगतान करता है, तो उसको देखिए क्या करते हैं हम लोग सरप्लस से कुछ हिस्सा देते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट्स। यानी कि अगर किसी पार्टनर का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर्म में लगा हुआ है, यानी मान लीजिए किसी पार्टनर्स का मशीन ही फॉर्म में कार्यरत है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि सबसे पहले अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट। तो सबसे पहले देखिए उस मशीन के लिए जो भी पैसा उसने लगाया होगा उसका भुगतान किया जाएगा, और सरप्लस जो बचेगा वो देखिए फॉर्म्स की डेप्थ में दिया जाएगा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जब अगर किसी पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर्म्स में इस्तेमाल हो रही है तो सबसे पहले उस प्राइवेट का प्रॉपर्टी से के रिगार्डिंग जो डेप्थ बनी है फॉर्म्स के लिए उसकी पेमेंट होगी, एंड आफ्टर दैट जो सरप्लस अमाउंट बचेगा उससे हम लोग फॉर्म्स की डेप्थ यानी कि एक्सटर्नल डेप्थ का भुगतान करेंगे। यानी कि इस केसेस में देखिए ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में हम लोग पहले प्राइवेट डेप्थ का भुगतान करेंगे, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी का भुगतान करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होगी और आप लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशंस। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि फर्म के समापन में कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो ऑन डिसोल्यूशंस द बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज। तो देखिए डिसोल्यूशन यानी कि फर्म के समापन के समय हमारा जो फर्म का बुक होता है उसको क्लोज करते हैं यानी कि बंद कर देते हैं। द रिक्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द फॉर्म्स बुक। तो देखिए इसके लिए कुछ कुछ हमको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जो नेसेसरी होते हैं। सबसे पहला देखिए जो हमारा खाता बनता है वो खाता आपका बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट्स बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो द अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट्स में क्या होता है, जितने भी एसेट्स को देखिए हम लोग बेचते हैं और बेचने के बाद से जो पैसे आते हैं उस पैसे से जो लायबिलिटी का भुगतान करते हैं, ठीक, तो भुगतान करने के बाद से जो प्रॉफिट या लॉस बचता है वो फाइंड करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका एसेट्स और लायबिलिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले जितनी भी एसेट्स आपको दी हुई है तो उस एसेट्स को पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस नहीं लिखते हैं एक्चुअली, मशीन नाम लिखते हैं उस एसेट्स का। लाइक वेट अ सेकेंड, लाइक जैसे आपके पास मान लीजिए मशीनरी थी, ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मशीन करके आप इसका अमाउंट यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक। और फिर उसके बाद से जो आपका क्या बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी था, तो मान लीजिए बैंक का लोन एक था, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को आप यहाँ पे ऐसे शो कर देंगे, बैंक लोन, क्लियर। फिर देखिए आप क्या करते हैं, ये जो आपकी मशीन है ना इसका आप पेमेंट करेंगे, इसको सॉरी पेमेंट कह रहा हूँ, इसका आप सेल करेंगे। तो सेल करने पे देखिए फर्म के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक या कैश अकाउंट। फिर इसको देखिए मशीन लिख के ऐसे ब्रैकेट में हम लोग सेल कर देंगे, तो ये कितने में भी बिका। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए आपका बैंक लोन है तो इसकी फिर पेमेंट कर देंगे। तो देखिए जब इसकी पेमेंट करेंगे तो ये भी बैंक या कैश से जाएगा, तो बैंक अकाउंट, बैंक लोन का देखिए आपका पेमेंट होगा यहाँ पे, इसकी भी देखिए पेमेंट हो गई। अब मान लीजिए आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उस प्रॉफिट और लॉस को, तो प्रॉफिट होगा तो उसको डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और लॉस होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, क्लियर। तो इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नहीं आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कि सबसे पहले जितनी भी कंपनी की एसेट्स है उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी एंट्री देखिए क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो याद रखिएगा इसमें भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। जितनी भी ओपनिंग बैलेंस शीट्स में हम लोग अपने एसेट्स को शो किए थे तो सारे के सारे एसेट्स को देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, पहले ट्रांसफर कर देंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। और सिमिलरली जितनी भी आपकी लायबिलिटी होगी एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन एंड कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व, उसको भी ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री देखिए होगी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। फिर एसेट्स को देखिए हम लोग सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो इसकी एंट्री सेल करने पे आपके पास ऑब्वियसली पैसे आएंगे, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये देखिए हमेशा सेलिंग प्राइस के साथ ही डेबिट होगा। नेक्स्ट देखिए एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स किसी एसेट्स को ले रहा है
तो उसकी एंट्री देखिए क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जिस अमाउंट पे वो अग्री कर रहा है कि मैं इस अमाउंट पे एसेट्स को लूंगा वो अमाउंट। नेक्स्ट देखिए आपका सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको भी कंपनी सेल करेगी, तो उसकी एंट्री भी देखिए बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो देखिए सारे एसेट्स हम लोग बेच दिए, एसेट्स बेचने के बाद क्या करेंगे, जो पैसे आएंगे मेरे पास उस पैसे से हम लोग अपने लायबिलिटी का भुगतान करेंगे, तो वही पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो इसकी एंट्री देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। और एनी लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर्स द्वारा कोई लायबिलिटी ले ली जा रही है तो उसकी एंट्री देखिए हमारी होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो देखिए सामान को बेचने, लायबिलिटी का भुगतान करने, इन सब में देखिए कुछ खर्चे होते हैं, ठीक, तो उन खर्चों से संबंधित देखिए जो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखिए यह एंट्रीज का सारा स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग, चलिएगा, नहीं तो जो बच्चे कॉपी पेन से नोट्स बना रहे हैं वो लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तो पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज़, अगर अनरिकॉर्ड कोई लायबिलिटी तो पहले उसकी देखिए पेमेंट कर देंगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। फिर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय एनी पार्टनर्स, अगर देखिए जो एक्सपेंसेस कैश में ना देकर किसी पार्टनर्स द्वारा पेमेंट किया जा रहा है तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। चलिए लास्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग पार्टनरशिप का, फिर कल से हम लोग एमसीक्यूज़ को शुरू करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 2 एंट्री और बच गई है। फिर उसके बाद से क्रेडिट बैलेंस जो होगा रियलाइजेशन अकाउंट का वो देखिए प्रॉफिट होगा आपका, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस होता है सब जानते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, और ये याद रखिएगा हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो ये तो रियलाइजेशन अकाउंट देखिए बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, सारे एसेट्स को पहले ब्रॉट डाउन कर देंगे, फिर सारे लायबिलिटी को क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन कर देंगे, फिर सारे एसेट्स का देखिए रियलाइजेशन करेंगे, सेल करेंगे तो उसको क्रेडिट में सेल करेंगे, बाय कैश लिख के सारे एसेट्स को दिखा देंगे, फिर उस पैसे से हम लोग अपने लायबिलिटी का भुगतान करेंगे, तो लायबिलिटी का भुगतान करने के लिए टू बैंक करके उसमें सारे लायबिलिटी का भुगतान कर देंगे, फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको शो कर देंगे। दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, अपने एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद से दूसरा खाता देखिए हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स लोन का अकाउंट। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी पार्टनर्स लोन इज पेड आफ्टर आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद जो पैसा अगर कंपनी के पास पैसे बच रहे हैं तो उससे हम लोग क्या करेंगे, फिर पार्टनर्स के लोन के अकाउंट का पेमेंट करेंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा उनके कैपिटल के पेमेंट करने से पहले होगा, बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरा देखिए फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट्स अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, यानी कि जो भी बैलेंस होगा सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का या करंट अकाउंट का उसको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब टू बाय बैलेंस बीडी करके उसको शो कर देंगे। इफ पार्टनर्स हैव टेकन ओवर फर्म एसेट्स, अगर देखिए किसी पार्टनर्स ने फर्म से कोई एसेट्स ले रखा है तो उसको देखिए डेबिट करेंगे टू दियर कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में। अगर याद रखिएगा अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म से कोई एसेट्स ले रखा है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म के अकाउंट में फर्म कह रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में उसके डेबिट कर देंगे। एंड इफ़ दे हैव टेकन ओवर एनी लायबिलिटी, या अगर उसने कोई लायबिलिटी ले रखी है तो उसको उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा जब भी कोई पार्टनर एसेट्स लेगा तो उसको उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और द बैलेंस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, और जो बैलेंस बचेगा, ठीक, जो बैलेंस बचेगा कैपिटल अकाउंट का उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैश अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आपका बैंक और कैश अकाउंट। तो ऑन डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंट्रीज फॉर ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड में हम लोग क्या क्या चीज़ें शो करेंगे, जो डेबिट साइड का अमाउंट होगा कैश का वो, दूसरा ओपनिंग बैलेंस, तीसरा अगर जो फिर आपका क्या बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए हम लोग क्या क्या शो करेंगे, सबसे पहला जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का उसको शो करेंगे, फिर जो एसेट्स को सेल करने से जो आपके पास पैसे आए होंगे, याद रखिएगा एसेट्स को हम लोग जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए हम लोग सेल किए थे ना, तो एसेट्स को सेल करने से जो आपके पास पैसे आएंगे उसको भी डेबिट करेंगे। अगर कोई पार्टनर कोई कैश लेकर आ रहा है फॉर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन तो उसको भी हम लोग फॉर्म में क्या कर देंगे,
शो कर देंगे। एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी एक्सपेंसेस अमाउंट पेड ऑफ आर शोन। तो इसमें फिर देखिए क्या करेंगे, जो भी एंट्री होगी लाइबिलिटी का पेमेंट करने से संबंधित उसको भी दिखा दिया जाएगा। दैट्स ऑल, यानी कि यही चीज़ होगा। तो जहाँ जहाँ से पैसे आएंगे सिंपल सी चीज़ उसको डेबिट, और जहाँ जहाँ पैसे जाएंगे उसको कैश अकाउंट में क्रेडिट करके शो कर देंगे। इसमें बस याद रखिएगा लास्ट में जो आपका कैश अकाउंट आता है ना वो हमेशा बराबर आना चाहिए। जैसे हम लोग देखिए कि आप पार्टनरशिप के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट देखिए हमेशा जो एसेट्स होता था वो लायबिलिटी के बराबर आता था। ठीक, तो इसमें देखिए बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि फर्म तो अब आगे बिजनेस ऑपरेशन करेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, आपका जो भी आपका डेबिट बैलेंस होगा कैश का, वो हमेशा याद रखिएगा कैश के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर्स, यानी कि फर्म का समापन जब कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाए। तो इन केस ऑफ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट देन ही विल नॉट बी एबल टू पे फॉर हिज शेयर इन डेफिशिएंसी अराइजिंग एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट। यानी कि अगर कोई पार्टनर आपका दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वह देखिए अपने डेब्ट का भुगतान नहीं कर पाएगा, पे नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा कि डिफिशियंसी एक क्रिएट हो जाएगी। डिफिशियंसी मतलब कमी क्रिएट हो जाएगी। कमी कैसे? अब देखिए एक फर्म का जो पार्टनर है उसके पास देखिए जो एसेट्स के ऊपर राइट्स है वो 100 रुपये का है, लेकिन उसकी लायबिलिटी का राइट्स 170 रुपये का हो गया है। तो यार देखिए 70 रुपये का उसका लॉस यानी कि डिफिशियंसी शो हो रहा है। तो उस डिफिशियंसी हो जाएगी फर्म्स के डेप्थ के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, द बर्डन ऑफ सच, एक सेकेंड, हाँ, द बर्डन ऑफ सच बेनिफिशियरी फॉल्स ऑन सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो ये देखिए जो 70 रुपये की आपकी कमी पड़ी थी ना, ये इसका जो बर्डन होगा वो हमेशा याद रखिएगा जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे, जो दिवालिया नहीं हुए हैं वो पार्टनर, उनको उठाना पड़ेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिसीजन गिवन इन द लैंडमार्क केस ऑफ, देखिए गार्नर वर्सेस मूरे, और ये केसेस का देखिए जो निपटारा होगा वो गार्नर वर्सेस मूरे के केस का निपटारा जैसे हुआ था उस हिसाब से इनका भुगतान पेमेंट करना पड़ेगा। दिस बेनिफिशियरी शुड बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन दियर कैपिटल रेशियो। और ये देखिए जो नुकसान होगा ये 70 रुपये का, ये जो सॉल्वेंट पार्टनर होगा उनको उनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से बियर करना पड़ेगा। ठीक, एंड नॉट इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में होता है। तो याद रखिएगा जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए मैंने आपको समझाया था, इंसॉल्वेंट पार्टनर का देखिए 100 रुपये का एसेट्स था लेकिन लायबिलिटी उसके ऊपर देखिए 170 की थी। तो 70 रुपये का आपका देखिए क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। तो डेफिशिएंसी 70 रुपये होगा। तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, क्लियर, बी क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये दोनों देखिए सॉल्वेंट होंगे, ए और सी। तो ए और सी क्या करेंगे, अपने कैपिटल रेशियो में 70 रुपये का नुकसान बांटेंगे ताकि फॉर्म बैलेंस्ड हो सके। नेक्स्ट देखिए क्या केस है कि डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, यानी कि फॉर्म का समापन जब सारे के सारे पार्टनर आपके इंसॉल्वेंट हो जाएं, तब क्या होगा। इन दिस केस द अवेलेबल कैश टुगेदर विथ what is received from the private estate of partners is paid off the creditors proportionally, the unpaid balance is transferred to deficiency account। यानी कि इसमें क्या होगा, जितने भी कैश कंपनी के पास अवेलेबल होंगे, ठीक, वो कैश, और फिर साथ ही साथ आपका जो पार्टनर्स का जो प्राइवेट इस्टेट होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, उससे क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स को प्रोपोर्शनली पेमेंट करेंगे। और जो पैसा बच जाएगा जिसका भुगतान हम लोग नहीं कर पाएंगे उसको लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर?